वीडियो में हम पढ़ेंगे चीन का साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। तो चीन के साम्यवादी दल में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना, उसके बाद में इसकी भूमिका। और यहाँ पर भूमिका का मतलब है कि साम्यवादी दल का चीन की राजनीतिक व्यवस्था में क्या भूमिका है या उसका क्या रोल है। और उसके बाद में पढ़ेंगे साम्यवादी दल का संगठन। तो सबसे पहले देखते हैं साम्यवादी दल की प्रस्तावना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत एक से अधिक राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता होती है, लेकिन चीन में एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसा कि हमने चीन के संविधान की विशेषताओं में पढ़ा था कि चीन में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। 1982 के नए संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीन की जनता समाजवादी मार्ग का अनुसरण करती रहेगी। तो ये हो गई साम्यवादी दल की प्रस्तावना। अब देखते हैं साम्यवादी दल की भूमिका, यानी कि उसका राजनीतिक व्यवस्था में क्या रोल है या उसका क्या महत्व है। चीन की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायी क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और कार्यपालिका क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था राज्य परिषद है। यानी कि जो चीन की राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत विधायी क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था है वो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। यानी कि जो चीन की व्यवस्थापिका है उसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। और जो कार्यपालिका क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था है उसका नाम है राज्य परिषद। राज्य परिषद में प्रधानमंत्री और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। 1982 के संविधान द्वारा इन दोनों संस्थाओं पर साम्यवादी दल के नेतृत्व को स्वीकार किया गया है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीन की राज्य सत्ता का उच्चतम अंग है। यानी कि चीन की राज्य सत्ता का उच्चतम अंग कौन सा है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। लेकिन किसके नेतृत्व में? साम्यवादी दल के नेतृत्व में। यानी कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस पर किसका नियंत्रण है? साम्यवादी दल का। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के सुझाव पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है तथा उन्हें पद से हटाती है। न्यायपालिका और सेना पर भी साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण रहता है। चीन में न्यायपालिका सरकार का स्वतंत्र अंग न होकर सामान्य प्रशासन का एक अंग मात्र है, जिसका प्रमुख कार्य व्यक्तियों को समाजवाद के ढांचे में ढालना है। यानी कि चीन में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है बल्कि सामान्य प्रशासन का ही एक अंग है। न्यायपालिका की अधीन स्थिति पाई जाती है और न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है चीन के नागरिकों को समाजवादी ढांचे में ढालना। सर्वोच्च जन न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीश सभी साम्यवादी दल के सक्रिय सदस्य होते हैं। सेना पर भी साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण रहता है। रक्षा परिषद और रक्षा मंत्रालय दल के प्रभुत्व में रहते हैं। सेनापति, उपसेनापति तथा उच्च सैनिक अधिकारी दल के सक्रिय सदस्य होते हैं। नए संविधान द्वारा सेना पर साम्यवादी दल के नियंत्रण को औपचारिक मान्यता भी प्रदान की गई है। इस प्रकार साम्यवादी दल के द्वारा चीन की समस्त शासन व्यवस्था पर एकाधिकारपूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। साम्यवादी दल ही वास्तविक शासक है। अब देखते हैं साम्यवादी दल का संगठन। चीन का साम्यवादी दल लोकतांत्रिक केंद्रीकरण पर आधारित है। इसके अंतर्गत दल के सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाता है। दल के निम्न अंग उच्च अंगों के अधीन होते हैं। यानी कि जो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण होता है उसके अंतर्गत शासन के सभी पदाधिकारियों का
चुनाव किया जाता है, लेकिन जो शासन का निम्न अंग है वह उच्च अंग के अधीन होता है। प्रत्येक निम्न अंग को उच्च अंग के आदेशों का पालन करना पड़ता है। चीन में साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड के आकार का है। इस पिरामिड का आधार सेल है और शीर्ष पर पोलिट ब्यूरो है। अब देखते हैं, सबसे पहले जो संगठन है उसका आधार है सेल। दल के संगठन में प्रारंभिक स्तर पर सेल है। यह 20 सदस्यों की प्राथमिक इकाई होता है। ये इकाइयाँ कृषि फार्म, कारखानों या सेना में हो सकती हैं। इसके ऊपर ग्रामीण या शहरी कांग्रेस होती है जो काउंटीज के सदस्यों का निर्वाचन करती है। काउंटीज प्रादेशिक कांग्रेसों को तथा ये प्रादेशिक कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनती है। तो ये तो गया पहला अंग जिसको बोलते हैं सेल, यानी कि सेल क्या है, सबसे प्रारंभिक इकाई है और ये इकाइयाँ कृषि फोरम या कारखानों में या सेना में हो सकती हैं। फिर ये जो सेल हैं ये ग्रामीण या शहरी कांग्रेस का चुनाव करती हैं और फिर जो ये कांग्रेस होती हैं वे काउंटीज के सदस्यों का चुनाव करती हैं। फिर काउंटीज के सदस्य प्रादेशिक कांग्रेसों का चुनाव करते हैं और फिर प्रादेशिक कांग्रेसें राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव करती हैं। हम देखते हैं दूसरा है केंद्रीय समिति। राष्ट्रीय कांग्रेस साम्यवादी दल का एक बड़ा निकाय है, इसलिए आवश्यकता होने पर उसकी बैठक शीघ्रता के साथ नहीं बुलाई जा सकती। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस की एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई है जिसका निर्वाचन राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। यानी कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वह एक बड़ा दल है, इसलिए जब कभी भी शीघ्रता के साथ उसकी बैठक बुलाने की आवश्यकता होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 2000 के आसपास जो वहाँ की राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी सदस्य संख्या है। इसलिए जब कभी शीघ्रता के साथ बैठक बुलानी होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई है और इस केंद्रीय समिति की स्थापना कौन करता है, राष्ट्रीय कांग्रेस ही करती है। जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब केंद्रीय समिति दल का संचालन करती है। अब देखते हैं तीसरा है पोलिट ब्यूरो। यह केंद्रीय समिति की तुलना में छोटा निकाय है जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 24 है। यह अत्यंत प्रभावी एवं महत्वपूर्ण अंग है जो दल के संगठन को संचालित करता है। पोलिट ब्यूरो में भी अंतिम शक्ति 9 सदस्यों की स्थायी समिति में केंद्रित होती है जो दल के सर्वोच्च नेता होते हैं। तो ये हो गया साम्यवादी दल। जो साम्यवादी दल है उसके संगठन का तीसरा अंग यानी कि पोलिट ब्यूरो। अब देखते हैं चौथा है सचिवालय। सचिवालय में 7 सदस्य होते हैं और दल का महासचिव यानी कि साम्यवादी दल का महासचिव इसका अध्यक्ष होता है। और साम्यवादी दल का महासचिव कौन होता है, चीन का राष्ट्रपति, यानी कि चीन का राष्ट्रपति ही सचिवालय का अध्यक्ष भी होता है। अब है पांचवा है दल नियंत्रण आयोग। यह भी केंद्रीय समिति का एक अंग है जिसमें 1 सचिव, 7 उपसचिव तथा 18 सदस्य होते हैं। दल नियंत्रण आयोग का कार्य यह देखना है कि दल की नीतियों और आदेशों का सभी अंग ठीक से पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। इसके द्वारा अनुशासन संबंधी मामलों पर विचार कर अनुशासन लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। तो ये हो गया चीन का साम्यवादी दल। चीन के संविधान में एग्ज़ाम के लिए 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला है चीन के संविधान की विशेषताएं और दूसरा है चीन का साम्यवादी दल। तो चीन में कौन सी प्रणाली पाई जाती है, एक दलीय प्रणाली पाई जाती है और वहाँ का जो साम्यवादी दल है उसको संविधान के द्वारा प्राथमिकता दी गई है।
तो ये हो गया चीन का साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी।